मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान बिहारी है भाई। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको लेकर के क्या प्लान है आपका? इनको दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ इनको यही करना है तो मैं इनके साथ नहीं आगे बढ़ सकता। कौन है चिराग? कहाँ का है चिराग? मैं नहीं जानता उसे। डजेंट मैटर भाई, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। बट विकल्प में सामने कौन है, ये तो आज की तारीख में कोई चेहरा नहीं है ना सामने। कैसे आप बोलेंगे कि इंडिया पिछड़ गया या हार रहा है या इंडिया इतने से हार गया? क्या लगता है कि उसमें कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ था? भाई अब सब जग जाहिर है, कोई बातें छुपी हैं नहीं। मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के भूगोल में दोष है कि यहाँ पे उद्योग नहीं खुल सकते। दोष भूगोल में नहीं, आपकी नीयत में होगा मुख्यमंत्री जी। क्या आप भविष्य में मैं देख सकता हूँ कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे, वो कैसे पर? क्या पापा का बिजनेस संभालना रिलेटिवली इजी होता है? Any plans of getting married? This was totally out of context. बैठिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। थैंक यू भाई। तो ये एक नया शो है, नया फॉर्मेट है हम लोगों का, और आज आप हमारे गेस्ट हैं। बहुत सारे सवाल हैं। आई थिंक तीसरा या चौथी मुलाकात है हम लोगों की ये। तीसरी तो फॉर श्योर। हाँ, तीसरी फॉर श्योर। तो करीब 4 हिस्से हैं इस पूरे इंटरव्यू का, उन चारों पहलुओं पे बातचीत करेंगे। पहला आपका जो एनडीए में आप शामिल हुए, दूसरा थोड़ा सा पारिवारिक रंजिश और जो कि राजनीतिक भी है, तीसरा जो है वो आपके पिता की बातचीत होगी, और चौथी आपको लेकर के बिहार का विजन आपका क्या है, बिहारी फर्स्ट को लेकर के जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या देखते हैं, इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। पहला सवाल शुरू करते हैं, विचारधारा क्या है आपकी? ये क्लीशे भले साउंड करेगा, बट आज की तारीख में मैं जिस राज्य से आता हूँ भाई, और जिस राज्य की वजह से मैं राजनीति में हूँ, मैं इसको इसलिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई गया था, आई ट्राइड माय लक देयर, कुछ हुआ नहीं, पर वो एक बहुत बड़ा कारण भी बना मेरा राजनीति में आने का। शायद मैं स्वतः राजनीति में इस तरीके से आता नहीं, पर उस वक्त जिस तरीके से मैंने मुंबई में बिहारियों को अपमानित होते हुए देखा, उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, बिहारी शब्द तक को जिस तरीके से गाली बना दिया गया, ये कारण बना मेरा कि मैं वापस अपने प्रदेश जाऊं और वहाँ पर जाकर विकास के कार्यों को सही मायनों में धरातल पर उतारूं। तो जब आप विचारधारा की बात करते हैं, मैं डेवलपमेंट बोलूँगा, मुझे लगता है हर कोई यही बोलता है कि हम विकास करने आए हैं, हम विकास करना चाहते हैं, विकास होना चाहिए, बट मैं सही मायनों में उस विकास की सोच को, और तभी खैर हम लोग बात में इत्मीनान से बात करेंगे, बट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जात पात, धर्म, मज़हब सबसे हटकर सिर्फ हम लोगों ने विकास से जुड़े हुए मुद्दे जिनको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, उसी का जिक्र किया है, और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप किसके नेता बनना चाहते हैं? किन के नेता? लाइक दलित पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं, या फिर सर्वजाति के नेता बनना चाहते हैं बिहार में? क्योंकि उस चीज़ से आप अलग तो बिल्कुल नहीं हट सकते। जातियाँ जो हैं वो सत्य है, बिल्कुल सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द है भाई, ये सत्य है, फैक्ट है, बट यही आयरनी भी रही है। मेरे प्रदेश को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है तो वो मेरे प्रदेश का कास्ट सिस्टम ही है। एंड फॉर दैट मैटर हर प्रदेश में जहाँ पे जातीयता हावी रही है या सांप्रदायिकता हावी रही है, कास्ट सिस्टम हो या कम्युनलिज्म हो, जिन जिन स्टेट्स में वो हावी रहे हैं उन स्टेट्स का नुकसान ही हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को किसी उस मोड़ में, और मैं भाई नेता कोई मुझे माने नहीं माने, मैं उस रेस में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आज से 2 साल पहले जिस तरीके से मुझे राइट ऑफ कर दिया गया था, मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी कि भाई चिराग पासवान समाप्त, ये वो, मैंने उस वक्त भी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी वर्ग का नेता बनना है या ये मेरी सोच या ये मेरी रणनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अगर मैं इतना थॉट डालता तो शायद मैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता, फिर मैं सही में जाति की राजनीति करता, समीकरणों की राजनीति करता। बट मुझे लगता है मैं शायद बिहार में एकमात्र ऐसा नेता होऊंगा जो कि खुले मन से खड़े होकर बोलता कि मैं जात पात, धर्म, मज़हब में विश्वास नहीं करता। सो आई डोंट नो कि मैं किसका नेता, बट डेफिनेटली आई एम अ यंगस्टर लुकिंग एट यू, इफ़ आई कैन कॉल माई सेल्फ सो। आई थिंक आई एम स्टिल लिटिल यंग, बट तो यस, उस हिसाब से अगर मैं युवाओं को एक दिशा दे सकता हूँ या युवाओं को लीड कर सकता हूँ,
सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू डू दैट। नहीं, लेकिन जैसा कि आपके पिता की लेगेसी है, वो दलित पिछड़ों के नेता जी। के रूप में जाने जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जी, और आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उसी एसोसिएट किया जाता है। एसोसिएट किया जाता है, तो आप ये जो एसोसिएशन है इससे अपने आप को कैसे अलग कर पाएंगे? मैं अलग ना करता हूँ ना मैं डिसएसोसिएट होना चाहता हूँ, मुझे दोनों में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरी पहचान में से एक है। मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान बिहारी है भाई। उसके बाद मैं किस जाति से आता हूँ वो मेरी पहचान है, और ये सत्य है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक दलित युवक को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो जहाँ इन कुरीतियों के खिलाफ, नॉट ओनली कि मैं इस वर्ग से आता हूँ, मुझे लगता है हर किसी को समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि आप किस जाति किस धर्म से आप आते हैं। तो उसको तो मैं ज़रूर प्राथमिकता मैं देता ही हूँ, बट हाँ, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी एक बड़ी पहचान को लेकर है, बिहारी को लेकर है। और मैं मानता हूँ कि भाई जिस दिन मेरे प्रदेश के 13 करोड़ बिहारी समझ जाएं कि हम लोग पहले बिहारी हैं और फिर बाद में दलित हैं और बाद में अपर कास्ट हैं और बाद में मुस्लिम हैं और बाद में पिछड़ा हैं, तो उस दिन बिहार आगे बढ़ने लग जाएगा। पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप वापस एनडीए में लौट आए। थैंक यू। लेकिन एनडीए में वापस लौटे क्यों? भाई मैं एनडीए से गया क्यों था, ये सवाल का जवाब जानने के बाद इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं गया एनडीए से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से था, और वो व्यक्ति मेरे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। जग जाहिर है, कुछ छुपा नहीं है, सब जानते हैं कि मैं उनकी नीतियों का सबसे कट्टर और सबसे प्रखर और सबसे मुखर विरोधी हूँ। उनके साथ मिलकर काम करना मेरे लिए कभी संभव नहीं है। और मैं 2014 में हम लोग एनडीए का हिस्सा तब बने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हुए। अगर वो 2013 में अगर अलग नहीं होते तो संभवतः 2014 में हम लोग कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं बनते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए। 2017 में जब वो पुनः एनडीए गठबंधन में वापस आए तो ये एक असहजता ना सिर्फ मुझ में बल्कि मेरे पिता में भी थी। वो भी नहीं इस अलायंस के साथ कंटिन्यू करना चाहते थे, विद नीतीश कुमार जी बीइंग देयर एज द पार्ट ऑफ एन अलायंस। तो उस वक्त भी हम लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी चिंताओं को रखा था। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, मौजूदा गृह मंत्री, उनके कहने पर और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद यह निर्णय लिया गया। उस वक्त प्रमुखता से हम लोगों को कहा गया कि भाई आपका अलायंस हमसे है, हमारा अलायंस किससे है उसकी चिंता आप मत कीजिए, बट आप हमारे साथ रहिए और कहीं आपकी भावनाओं को या आपकी नीति सिद्धांतों को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, विश्वास दिया गया था। एंड वॉज द रीज़न वाई वी कंटिन्यूड। बट वो डिफरेंसेस थे, और मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, लोकसभा के चुनाव में हमारे सारे प्रत्याशियों को गठबंधन में रहने के बावजूद उन्होंने हराने का प्रयास किया। और उनकी जो नीतियाँ रही हैं भाई, मैं नहीं मानता और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर बिहारी यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात से सहमत होगा, एक सरकार की नीति नली गली बनाना नहीं हो सकती। दैट कैन बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा। सात निश्चय योजना, सात निश्चय योजना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। भाई सरकारी योजनाएं बड़ी होनी चाहिए। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, आपको किसानों की बात करनी होगी, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का परमानेंट समाधान, एजुकेशनल हब बनाने को लेकर आपको चर्चा करनी होगी। बट जिस राज्य में सरकारी एजेंडा ही सात निश्चय नली गली बनाना, तो राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है? और मैं इसके खिलाफ था। मैं चाहता था कि मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को भी सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, जो कि साफ मना किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। एंड वॉज द रीज़न वाई व्हेन आई रियलाइज कि भाई ये मुख्यमंत्री कभी विकास की राह पर चल ही नहीं सकते। इनको दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ इनको यही करना है, तो मैं इनके साथ नहीं आगे बढ़ सकता। उस वक्त हम लोग एनडीए से बाहर हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से, पर भारतीय जनता पार्टी से मैंने कभी कोई दूरी नहीं बनाई। और ये कई बार मेरे ऊपर तंज भी कसे गए कि भाजपा ने आपके साथ ये किया वो किया, पर तब भी आप भाजपा के पक्ष में रहते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में कभी मैं भी ये सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो खैर मैं जवाब ये सवाल करेंगे मैं और गहराई से इसका जवाब दूंगा, बट ये बातें तमाम तरीके की आज कहीं मैं गई। समझना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या दुख दर्द है। अच्छा, अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं उसका भी फिर इसी के साथ जवाब देता हूँ। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से पूछ लेता हूँ कि आप एनडीए में शामिल हो गए, ठीक, आपको पता था कि उस समय प्रधानमंत्री चाहते या कोई ऐसा हस्तक्षेप होता तो शायद आपके घर से आपके सामान को यूं बेकदरी से बाहर नहीं किया गया होता। वो तमाम विजुअल्स मैंने देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख देने वाला अगर मेरे लिए कुछ था तो वो आपके पिता की तस्वीर जी, जो कि गेट के बाहर पड़ी जी।
ऐसी स्थिति में आप फिर उस पार्टी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एनडीए को मजबूत बनाने के लिए साथ आए हैं, ऐसा क्यों हुआ कि आपके घर से भाई आपको बाहर पहली निकाल बात दिया? तो मेरी लड़ाई एक घर, एक बंगला, एक मकान की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है। मैं बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने की सोच रखता हूँ। ऐसे में अगर मैं व्यक्तिगत लड़ाई को प्राथमिकता दे दूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे घर से क्यों निकाला गया, या मेरे कई लोग कहते हैं कि भाई परिवार के टूट में भी ये भूमिका रही, वो रही, उस वक्त भी चाहते तो ना आपका परिवार टूटता, ना आपकी पार्टी टूटती, कई तरीके की बातें। पर मेरी भाई लड़ाई ही नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। मेरी लड़ाई बड़ी है, और ख़ास तौर पर मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी पर इतना अटूट है, और वो अटूट होने के कारण है। मैंने कई बार इस बात को मैंने कहा, मैं अब वापस कनेक्टिंग द टू, जहाँ पे मैंने पिछले जवाब को छोड़ा था कि मेरे ऊपर तंज कसे जाते थे कि भाई आप क्यों प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप कोई टिप्पणी नहीं करते। भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ एक ऐसे समय पर खड़े रहे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। व्हेन पापा वाज इन हॉस्पिटल, वो एक ऐसा समय है जो मेरे लिए मुश्किल था, और उस वक्त एक परिवार के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री जी मेरे साथ खड़े थे। दिन में 2-2 बार देश का प्रधानमंत्री डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आपको फ़ोन करते हो, आपके पिता का ना सिर्फ हालचाल जानते हो बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और सेकंड ओपिनियंस में क्या सजेशंस आ रहे हैं वो आपके साथ वो साझा करते थे। तो एक परिवार के सदस्य के तौर पे जो व्यक्ति मेरे साथ दिन रात खड़े रहे, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा भाई कि मैं सिर्फ 10 दिन के बाद उनको कोसने लग जाता, उल्टा सीधा बोलने लग जाता। क्यों? क्योंकि मैं उस अलायंस से बाहर हो गया। ये तमाम चीज़ें एक ही साथ हुई, मेरे पिता का निधन, बिहार में विधानसभा के चुनाव, और मेरा एनडीए गठबंधन से बाहर होना। ये 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में ये सब हो गया। 3 या 4 अक्टूबर को मैं एनडीए से अलग हुआ, 8 को पापा का निधन हुआ, और 10 तारीख मतलब नॉमिनेशन चल ही रहे थे पहले चरण के, तो सब एक साथ हुआ। तो मैं बहुत नाशुक्रा होता कि अगर मैं ये सारी बातें करने लग जाता और मैं भूल जाता कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे साथ वो खड़े रहे। एंड डेफिनेटली यस, उनकी नीतियों का मैं समर्थक रहा हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है बोलने का कि भाई ये इनके सामने है कौन, ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास आज की तारीख में। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा, कार्य कम ज़्यादा डिबेटेबल हो सकते हैं, आप उस पर ज़रूर बहस कर सकते हैं, बट विकल्प में सामने कौन है ये तो आज की तारीख में कोई चेहरा नहीं है ना सामने। तो ऐसे में मेरा वो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर, ये कारण रहा कि मैं कभी एनडीए से वैसे अलग नहीं हुआ। ज़रूर गठबंधन से मैं बाहर आया, पर जब बिहार में उपचुनाव हुए मैं गया, भारतीय जनता पार्टी का मैंने समर्थन किया। ये भी बात सही है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन का हिस्सा रहे, मैंने कभी पलटकर उस गठबंधन की तरफ जाने की सोची भी नहीं। एंड इट वाज ओनली आफ्टर दैट ही स्टेप्ड आउट ऑफ दैट अलायंस कि मैं वापस फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ये सवाल का जवाब मुझे अभी भी संतुष्ट ये नहीं कर रहा है कि आपके लिए वो सही था या गलत था। क्या घर भाई घर जिस क्योंकि तरीके से मतलब नहीं, मैं ये देखता हूँ आडवाणी जी के पास घर है, मुरली मनोहर जोशी जी के उन पास लोग है, का जो स्ट्रेचर है, मैं सिर्फ एक सेकंड आनंद शर्मा कांग्रेस के, सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ भाई। आप सेकंड टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके पिताजी, मेरे पिताजी हकदार थे उस घर के लिए, मैं नहीं हूँ उस घर के लिए। मैंने शायद उस तरीके का विरोध मैंने उस वक्त भी मैंने किया था कि हाँ शायद थोड़ा टाइम दिया जाता, थोड़ा एमिकेबली हो जाता। क्या लगता है कि उसमें कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ अब भाई अब सब जग जाहिर है, कोई बातें छुपी हैं नहीं, किसका क्या प्रेशर था, किसकी तरफ से क्या चीज़ें कराई गई। खैर उस वक्त मुख्यमंत्री जी इतने दमदार थे, उनके पास तब इतनी ताकत थी कि वो डिक्टेट अपने टर्म्स पे करा सकते थे, और उन्होंने कराया भी। बट दैट्स फाइन। मैं बार बार मैं बोलूँगा कि मैं अपनी लड़ाई को इतना छोटा नहीं करूँगा घर बंगले में उलझा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की घटना पे आप क्या सोचते हैं एज अ सांसद? भाई इससे ज़्यादा निंदनीय, शर्मनाक, घृणित, अक्षम्य शायद और कोई घटना नहीं हो सकती। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो तो खैर कम है ही, बट साथ में एक प्रेसिडेंस मुझे लगता है यहाँ से सेट करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में कम से कम किसी राज्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, और जहाँ से इस घटना के ऊपर कार्रवाई का दिशा निकलेगी वो भारत की संसद है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं, जो चल नहीं रही है, जिस पर चर्चा हो नहीं रही है। हाँ, प्रधानमंत्री जी को बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। भाई ये ऑपोजिशन की ये जिद कि भाई प्रधानमंत्री ही आएंगे या इस नियम के तहत ही होगी। आज टुडे इज व्हाट, थर्सडे, आज
छः दिन हो गए हैं लगभग, पिछले लास्ट थर्सडे को खुला था, तो मुझे लगता है 6-7 वर्किंग डेज़ हो गया। और इन 6-7 वर्किंग डेज़ में अगर एक राउंड भी डिस्कशन या डिबेट इसके ऊपर हो गई होती तो हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। और बार बार विपक्ष से मेरा आग्रह यही और कहना यही है कि भाई आप एक राउंड डिबेट तो कीजिए, सरकार के जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको जो धरना जो प्रदर्शन करना आप कीजिए, बट इन एंटीसिपेशन अगर आप हाउस को नहीं चलने देंगे तो आपने 6-7 दिन तो आपने उसी में अपने बर्बाद कर दिए। बट बहरहाल अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है, अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आए हैं तो उसमें चर्चा की जाएगी इस पर। आपको लगता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो तमाम घटनाओं को रोका जा सकता है? भाई मैं कोई नहीं हूँ इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला, बिकॉज हम में से कोई वहाँ पे मौजूद नहीं रहा इस जानने को या इसको देखने के लिए। ये जांच एजेंसियों के ही अंतर्गत आता है, उन्हीं का ही अधिकार क्षेत्र है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सही है क्या गलत है। बिना कोई जांच की रिपोर्ट सामने मतलब ऐसे कोई दूसरे या बिना जगहों पे इसके- घटनाएं होती हैं तो लोग इस्तीफा मांग लेते हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन वहाँ पे भाई 3 वहाँ महीने की से स्थिति स्थानीय है। सरकार कितनी जिम्मेदार है? नहीं, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय बनता है, मैं इस बात को मैं पूरी तरीके से मैं मानता हूँ। बट किसकी क्या भूमिका रही, किसने कम ज़्यादा की, ये जब तक चर्चा नहीं होती, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए बेहतर है। एनडीए में आप आ गए हैं तो आप इंडिया पे जरूर कुछ कहेंगे। किस पे? इंडिया पे, इंडिया पे, यस। अलायंस इंडिया क्या कहते हैं? अलायंस इंडिया। अब देखिए, सुनने बोलने में ही थोड़ा सा अटपटा शुरू हो जाता है। मेरे देश का नाम मेरा गौरव है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेरा स्वाभिमान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज़ भारत। आप उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कतई सही नहीं है। और मैं इस बात को इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं दूसरे गठबंधन का हिस्सा हूँ। मैं अगर हाइपोथेटिकली अगर मैं इस गठबंधन में भी होता तब भी मैं इसका उतनी ही प्रमुखता से मैं विरोध करता, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए आप मेरे देश के नाम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड इट डजंट साउंड करेक्ट। कल को ओपिनियन पोल्स आएंगे, एग्जिट पोल आएंगे, कैसे आप बोलेंगे कि इंडिया पिछड़ गया या हार रहा है या इंडिया इतने से हार गया? ये नहीं सही है। और ये दिख रहा है कि भाई आप इसमें सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश के नाम का इस्तेमाल इस तरीके से करना मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, लेकिन भाई मैं अपने पॉलिटिकल इंटरव्यू में ना, खासकर जब कोई युवा नेता सामने होता है तो बुनियादी चीज़ों पे चर्चा करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, है ना। बेसिक बात कि ठीक है, हो गया, इंडिया अलायंस नाम हो गया, लेकिन फिर तब आप उस इंडिया को बदनाम करने के लिए ये कहें कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा था, इंडियन मुजाहिदीन ऐसा है, इस तरह की जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं राजनीति में, क्या ये उचित है? भाई इंडिया को बदनाम करने के लिए नहीं, आईना दिखाने के लिए इन उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया, ये बताने के लिए कि अगर आप अपने अलायंस को आप इंडिया का नाम दे दें तो इसका कतई ये तात्पर्य नहीं हो सकता कि पूरा भारत या पूरा इंडिया आपके साथ वो गलत हो सकता है, मैं उस एक्सेप्ट कर लेता इंडिया हूँ। के लिए आपका विजन क्या है, इंडिया वालों के लिए आपका विजन क्या है। जैसे एक व्यक्ति का विरोध करना आपके गठबंधन की नीति नहीं हो सकती, वैसे ही सिर्फ देश का नाम रख लेना देश का समर्थन मिलना नहीं होता। और उसी क्रम में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण देते हुए इन तमाम नामों का जिक्र किया कि इन्होंने भी अपने साथ इंडिया के नाम का इस्तेमाल किया था, पर इसका मतलब कभी ये भारत नहीं सरकार है की कई कि सारी ये योजनाएं भारत के जो हैं साथ रहे हैं। वो इंडिया के नाम से चलती हैं, जी बिल्कुल, है ना। मेक इन अनगिनत इंडिया, Make स्टार्टअप in इंडिया, खेलो डिजिटल इंडिया, इंडिया, डिजिटल फेम इंडिया, इंडिया, बिल्कुल। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि भाई विपक्ष जिस दिन नीति अपनी सामने लेकर आएगा, जिस दिन बोलेगा कि भाई इंडिया को लेकर हमारी ये सोच है, बट आज की तारीख में तो आप सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध के लिए सब इकट्ठे हुए हैं ना। ये वही लोग हैं भैया जो एक दूसरे के राज्यों में, आई डोंट नो इफ आई कैन से सो, बट क्योंकि कुछ राज्यों के उदाहरण आते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। और आज वही लोग जब एक मंच पे आते हैं, वो एक असहजता भी दिखती है इन लोग की उस मंच पे। आज की तारीख में भाई बिहार में जब बैठक होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं, बेंगलुरु में बैठक होती है तो मेरे बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी खबरें आई हैं, एटलीस्ट अब पता नहीं हुए कि नहीं हुए, बट ऐसी खबरें आई। तो ऐसे में कारण इन लोगों का एक साथ आने का सिर्फ एक व्यक्ति को हराना है ना भाई। चलिए एक बात बताइए, कब तक चलेगा ये पूरा अलायंस जो है, क्या लगता है आपको? इनका ये इंडिया वाला अलायंस इन लोगों का, आई हैव नो आइडिया। ना मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कब तक चलेगा नहीं चलेगा। हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं अब,
एनडीए को कैसे मजबूत करें उस दिशा में मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहेगा, बशर्ते इसके कि ये कब तक भाई, क्योंकि इतिहास भी गवाह है, कई बार 14 से हम लोग देखते आए हैं एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। पारिवारिक रंजिश पे आते हैं, लेकिन उसके पहले आज 2 साल हो गया पिताजी को गए हुए। जी, कैसे याद करते हैं आज आप अपने पिता को? आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स। शायद नहीं बोल पाऊंगा शब्दों में कि कैसे उनको याद करता हूँ। मुझे लगता है ये एक ऐसी फीलिंग है, पापा के जाने से पहले व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मीट समवन, और उनको जब मैं दिलासा देता था, जब उनके घर में कोई ऐसी घटना घटती थी, तो हम लोग अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई अंडरस्टैंड। बट अंटिल अनलेस यू डोंट गो थ्रू दिस, नो वन कैन अंडरस्टैंड। इट्स ओनली समवन जिसने अपने पेरेंट को लूज़ किया है, वही समझ सकता है। और ख़ास तौर पे एक ऐसे पिता जो आपके ना सिर्फ पिता हों, आपके गुरु भी हों, आपके दोस्त भी हों, आपके सहयोगी भी हों। तो कई भूमिका में मैंने देखा है। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड, भले गिव इट टू नेपोटिज्म, आप इसको ज़रूर नेपोटिज्म बोल सकते हैं, बट आई टेक इट एज अ प्राइड कि पापा के साथ मैं लोकसभा में, हम दोनों एक साथ हम लोग बैठे हैं। इट्स बीन वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। सो दोस्त को मिस करता हूँ, साथी को मिस करता हूँ, अपने गुरु को मिस करता हूँ, पिता वो को एक मिस बात करता जो सबसे ज़्यादा आपको याद आती है? हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं। सबसे ज़्यादा वो शाम का समय, जब जब आप सारी चीज़ों को वाइंड अप करके आप जब घर जाते हैं, सो वो एक थोड़ा सा एक जोन मिलता है विद योर सेल्फ। बट पापा जब भी घर पे होते थे तो वो जोन हमेशा फैमिली का रहता था। और ऑलवेज आइदर यूज्ड टू बी वेटिंग विद अ लूडो और अ कैरम बोर्ड। तो पापा शाम को इतना ज़रूर मेक श्योर करते थे कि शाम को जब हम लोग चाय नाश्ते पे भूंजा ऊंजा बना के बैठें, तो 1-2 घंटा परिवार के साथ या तो लूडो खेलें या कैरम खेलें या ये वो। तो वो उनके जाने के बाद एक कमी, शाम का वो जो एक खालीपन है, वो ज़रूर खलता है। आप ज़्यादातर मतलब दिल्ली में रहे हैं या बिहार में रहे हैं? अब तो पूर्णतः बिहार में नहीं, हूँ। आई विजिट दिल्ली, बचपन बट दिल्ली में पला बड़ा ये सब हुआ है, तो दिल्ली में ज़्यादा रहा हूँ। वो प्रॉपर माहौल लेकिन बिहार वाला था, भूजा खाने वाला। हाँ। ठीक है। स्वर्गीय रामविलास पासवान किसके हैं और कितने हैं? एज इन आपके, आपके चाचा के? भाई कैसे बांट सकते हैं, उनके भाई हैं। डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा समय उन्होंने उम्र के तकाजे से देखें तो उनके साथ बिताया है। मैं बिल्कुल उनके हक अधिकार मैं नहीं लूँगा, उनके भाई हैं, उनके दुख सुख के साथी मेरे चाचा भी रहे हैं, और अपने पिता का अंश हूँ मैं। उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो इस नाते अपने पिता को मैं बांट ही नहीं सकता। लेकिन आज के डेट में जितने भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, बीच में पिताजी की फ़ोटो होती है और उसके बाद हर तरीके से आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। कौन है चिराग, कहाँ का है चिराग, मैं नहीं जानता उसे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसी स्थिति में आप इसे कैसे देखते हैं? डजेंट मैटर भाई, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। इन 2 सालों में मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट हिम टुडे। और वो जितनी भी बातें आज कहते भी हैं, वो 2 साल पहले की ही बातों को ही सिर्फ दोहराते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, तब ये किया, वो किया। इन 2 सालों में मैं बहुत आगे निकल गया हूँ इन सब चीज़ों से, और मैं मुड़ के भी नहीं देखना चाहता उन सारी चीज़ों में, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इन 2 सालों में आपने देखा होगा, मैंने ना उनके ऊपर कभी कोई आरोप लगाए, ना कोई कभी अभी रिसेंट में टिप्पणी आपके की। भाई का एक इंटरव्यू सुन रहा था, प्रिंस का, और वो कह रहे हैं कि जहाँ भी चिराग भाई जाते हैं तो वो अपने हिस्से का सच बताते हैं, लेकिन असली सच कुछ और है। वो कहते हैं कि आपने चाचा जी का अपमान किया, आप शब्द कहे पूरे परिवार के सामने, लेकिन बाहर जाके आप स्वच्छ बनने की कोशिश करते हैं। भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे संस्कारों में ये नहीं है। बट अगेन आई वुड नॉट वांट टू गेट इनटू आरोप प्रत्यारोप की और राजनीति, क्योंकि मैं कुछ खाऊंगा, वो कुछ खाएंगे। मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। सच्चाई छुपती नहीं है कभी, आज नहीं तो कल सामने आएगी ही आएगी। आई विल वेट फॉर दैट टाइम। तब तक जिसको मेरे ऊपर जो आरोप लगाने हैं मेरे सराखों पर, और इन दोनों के पास तो लिबर्टी है। चाचा जी के पास लिबर्टी है कि मुझसे बड़े हैं, छोटों को जो कहना चाहें कह लें, और उसके पास भी लिबर्टी है कि वो मेरा छोटा भाई है, तो छोटे भाई को भाई हक होता है कि बड़े को कुछ भी कह जाए।
हाजीपुर की सीट को लेकर के क्या सीन चल रहा है? हाजीपुर की सीट मेरे नेता, मेरे पिता की सीट रही है, उनकी पहचान रही है। उनकी कर्म भूमि हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ माना। एक पुत्र होने के नाते यकीनन मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। इस सोच के साथ मैं ज़रूर चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हाजीपुर का ध्यान मैं वैसे ही रख सकूं जिस तरीके से मेरे पिता रखते थे। अंतोगत्वा ये गठबंधन के भीतर ही ये फैसला होना है और मुझे नहीं लगता कि इन बातों को पब्लिक डोमेन में ज़्यादा इसकी चर्चा करके हम लोग गठबंधन की छवि को ख़राब करने के बराबर है। ये गठबंधन के भीतर बहुत एमिकेबली हाजीपुर को लेकर फैसला हो जाएगा। लेकिन वो तो सार्वजनिक मन से कह रहे हैं पशुपति पारस जी कि वो सीट मेरी है और मैं ही उस सीट से लड़ूंगा। वर्तमान के सांसद हैं, वर्तमान के सांसद हैं, यकीनन उनकी दावेदारी है। अंतोगत्वा ये गठबंधन को डिसाइड करना है कि 2024 और अगर गठबंधन ने ये डिसाइड कर लिया कि वहाँ से पशुपति पारस जी, हाइपोथेटिकल भाई, एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल, आई वुड नॉट इवन वांट टू गो देयर, इट्स टू हाइपोथेटिकल, व्हाई टू आंसर इट। जमुई से आप क्या हटना चाहते हैं इस बार के इलेक्शन? जमुई मेरी कर्मभूमि है, जैसे मेरे पिता की कर्मभूमि हाजीपुर रही। अंतोगत्वा गठबंधन के भीतर जैसे ही ये फैसला होता है कि जमुई और हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड बैठ के ये तय करेगा कि कौन जमुई से और कौन हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि 2 बार आप रह चुके हैं जी, आपने बहुत सारे काम भी वहाँ पे किए हैं, तो जाहिर सी चीज़ है आपको नेतृत्व भी वहाँ से करते रहना चाहिए। बिल्कुल। कॉफ़ी लीजिए। आप लीजिए भाई। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जी, इसको लेकर के क्या प्लान है आपका? आप बार बार ये कहते तो रहते हैं लेकिन विजन अब तक समझ में आया नहीं है। सो भाई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विकसित बिहार के निर्माण का एक मूल मतलब एक मूल ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से बिहार को हम लोग विकास की राह पर तीव्रता से आगे लेकर जा सकते हैं। कैसे? अलग अलग सेक्टर्स हैं जिस पे हम लोग को काम करने की बात है। जैसे शिक्षा में क्या क्या सुधार, रोज़गार को लेकर डिटेल्ड मैंने इसमें पूरी जानकारी दी है अपने विजन डॉक्यूमेंट में। अब जैसे आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स हैं, जब तक आप निवेशकों को हमारे राज्य में आप बुलाएंगे नहीं, जब तक निवेशक निवेश नहीं करेगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स वहाँ पे आप नहीं कर सकते। मैं बाकी राज्यों में देखता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स समिट करते हैं, निवेशकों को बुलाते हैं। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब ऐसे इन्वेस्टर्स समिट किए हों। ना सिर्फ निवेशकों को बुलाना, बल्कि वहाँ पे उनको ईज़ ऑफ बिजनेस देना, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज उनको प्रोवाइड करना, ये तमाम चैनल हैं जिनको आपको ऑप्ट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लाने के लिए, जो नहीं किए जाते अभी तक। आप वहाँ पे अगर आप हमारे राज्य में अगर आप लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे, ऐसे हैं भाई, मतलब इंसान की इच्छा शक्ति दम तोड़ दे पर आपको वहाँ पे ज़मीन नहीं मिलेगी। कोई आके वहाँ पे अगर होटल खड़ा करना चाहता है, फैक्ट्री खड़ा करना चाहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी लोकसभा का देता हूँ। वहाँ पे मैं केंद्रीय विद्यालय खुलवाना चाहता था, केंद्र सरकार की योजना है, मेरे मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि बिहार सरकार आपको उसके लिए ज़मीन नहीं देगी। शिक्षा से जुड़ा हुआ ये है, केंद्र सरकार की योजना है, आपकी लागत भी नहीं है, आपको सिर्फ ज़मीन प्रोवाइड करनी है, जो मुख्यमंत्री ने नहीं दी। अंतोगत्वा मेरी लोकसभा में रेलवे की ज़मीन थी, उस वक्त की HRD मंत्री, अब तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको स्मृति ईरानी जी थी उस वक्त, तो उनसे संपर्क मैंने साधा। उन्होंने कहा चिराग आप मुझे ज़मीन दे दें, कोई भी ज़मीन ला के दे दें। मुझे पता चला रेलवे की ज़मीन है। सुरेश प्रभु जी उस वक्त रेल मंत्री थे, उनसे मैंने वो रेलवे की ज़मीन लेकर मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र की, तब वहाँ पे ये केंद्रीय विद्यालय खुला। कहने का तात्पर्य ये कि जब तक आप ज़मीन नहीं आप वहाँ पे मुहैया कराएंगे, जब तक आप IT इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाएंगे, ये एक सेक्टर है जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के भूगोल में दोष है कि यहाँ पे उद्योग नहीं खुल सकते। दोष भूगोल में नहीं, आपकी नीयत में होगा मुख्यमंत्री जी। आप चाहेंगे, वहाँ पे चालू पड़ी मिलें बंद हैं आज की तारीख में, पेपर मिल हो, ये शुगर मिल हो, कितनी ऐसी मिलें थी जो कि चल रही थी, क्यों नहीं उनको वायबल प्रोजेक्ट्स बनाया जा सकता? अगर आप उस पर एक यंग रिसर्चर्स की अगर आप टीम, यंग ब्रेन्स की अगर आप टीम वहाँ पे बैठाएं, उन चीज़ों को दोबारा से चालू कराया जा सकता है। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा,
क्यों नहीं इस पे सोच लगाई जा सकती कि ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। अब जैसे हाजीपुर है, केला वहाँ से आता है, भाई वही केला डाउन साउथ जाते जाते केले के चिप्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, पर उसका लाभ मेरे तो किसानों को नहीं मिलता ना। तो ये पर कैपिटा इनकम किसानों की कैसे बढ़े, वहाँ पे आम बिहारियों की कैसे बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो। आप शराबबंदी का कानून लाए, बहुत अच्छी बात है, बट उससे जो आपको रेवेन्यू में लॉस हुआ, खैर लॉस तो खैर क्या ही हुआ, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई, शराब मिलनी बंद तो नहीं हुई है वहाँ पे, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी होगी, इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है, दैट इज सेकेंडरी। बट जो ऑफिशियल रेवेन्यू का लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए आपने क्या क्या माध्यम का आपने इस्तेमाल किया, उस पर हम लोग को वर्क करने की हम लोग को ज़रूरत है। हम लोगों को जो परमानेंट प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट की हैं, जिसमें हर साल रिकरिंग कॉस्ट आती है, बाढ़, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट आज छोड़ दीजिए, मैं 2024 की भविष्यवाणी में आज से ही करता हूँ कि जून जुलाई के महीने में फिर बिहार में पानी आएगा, बाढ़ आएगी, कटाव के माध्यम से वो घर घर जाएगा। अब हर साल तटबंधों के निर्माण में हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, और एक बरसात का पानी कटाव के माध्यम से घरों गाँव में खेतों में पानी घुसने लग जाता है। क्यों? भ्रष्टाचार है कहीं पे। परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट, आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। वो चैनल्स बनाना, वो कैनाल्स बनाना, पानी को डाइवर्ट करके ऐसे इलाकों से जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ का पानी है उनको सुखाड़ के इलाकों में लेके जाना, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स के प्रोजेक्ट पे काम करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज भी मेरे बच्चे भाई कोटा जाते हैं पढ़ाई करने में। अब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं, पटना में क्यों नहीं हो सकती, भागलपुर में क्यों नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं हो सकती, इन चीज़ों पे काम करना। सो अगर आप मतलब ये कुछ मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं, इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट। कितने साल आप एनडीए के उस दौर के हिस्से में रहे जब नीतीश कुमार की सरकार आपके साथ थी? मुझे लगता है 1.5 साल का समय था वो। 1.5 साल में उस समय आप लोगों ने कोई आइडिया पुट किया उनके सामने? मेरी कई मुलाकातें मेरे मुख्यमंत्री जी से इन चीज़ों को लेकर हुई। खैर वो बंद कमरे की बातें हैं, बट जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा विकास की योजनाओं से संबंधित किया जाता था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उनसे मुलाकात में अगर मुझे ये सुनने को आएंगे कि अरे चिराग जी छोड़िए ना, आप भी कहाँ इन सब में लगे हुए हैं, आप कोई दलितों से जुड़ी कोई योजना उसको लेकर आइए तो हम लोग बात करेंगे। ये एक मुख्यमंत्री की सोच नहीं हो सकती ना। मुख्यमंत्री योजना बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो योजना बनाते हैं कि अगर किसी दलित की हत्या हो जाएगी तो उसके परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी और फलाना 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 दिया जाएगा। पहली बात तो ये सोच आपके जहन में कैसे आती है गृह मंत्री होने के नाते कि आपके प्रदेश में हत्या हो। आप इस बात को कहने में भी आप कैसे आप बोल पाते हैं कि आपके रहते हुए प्रदेश में किसी की हत्या हो जाए। पर इनकी तमाम सोच, तमाम योजनाएं ही सिर्फ जातियों के आसपास आधारित रहती हैं, जो कि कभी धरातल मतलब पर मैं उतरती एक ही चीज़ नहीं। और समझना चाहता हूँ भाई इसमें कि इतने साल भाजपा के साथ एसोसिएशन में सरकार चली, तो क्या भाजपा की ओर से भी ये विजन नहीं आया कि यहाँ पे आईटी हब बनाना चाहिए, भाई मुझे नहीं एजुकेशन पता, सिस्टम को मुझे नहीं सुधारना पता, चाहिए? नाइदर आई एम आंसरेबल कि मैं भाजपा की तरफ से मैं जवाब दूं, बट जो भी मेरे मुख्यमंत्री को जानते लेकिन हैं, उस समय आप केंद्र में तो थे ना। हाँ, पर जो भी मेरे मुख्यमंत्री को जानते हैं भाई, तो आप इसका जवाब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जाहिर सी चीज़ें बेहतर बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप सांसद हैं, हाँ, आप जमुई से 2 बार सांसद रहे हैं, तो वहाँ पे भाई जब हम लोग 2014 में जब हम लोग केंद्र में आए, 2015 से बिहार में फिर महागठबंधन की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री यही रहे। आप इनके 18 सालों का अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, उप मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं, मुख्यमंत्री यही रहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल इन्हीं से ही बनता है जो नीति निर्धारक हैं। भाई जो मुख्यमंत्री को जानता है वो ये जानता है कि इनके अलावा कोई और फैसले बिहार में लेता नहीं है। हाल फिलहाल की भी गठबंधन की सरकारों में देख लीजिए, दूसरे गठबंधन के दलों के मंत्रियों के द्वारा लिए गए फैसले को कैसे एक बार में ही ये पलट देते हैं। अभी कल का ही उदाहरण तो एक बात बताइए, काफ़ी कम सीटें होने के बावजूद भी एक आदमी इतना ज़्यादा डोमिनेंट कैसे हो सकता है? ये श्रेय मुख्यमंत्री जी को ज़रूर देना चाहिए। सीखना चाहेंगे आप इनसे ये वाली चीज़ें? और बहुत बेहतर चीज़ें शायद मैं दूसरों से सीख लूँगा। ठीक है, जमुई में क्या डेवलपमेंट किया है आपने पिछले 10 सालों में? भाई जमुई जब मैं गया था, पहले तो मैं बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, सड़कें वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरे हालातों में थी। आज की तारीख में मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑलमोस्ट 90% प्लस गांव मुख्य मार्ग से
जुड़ गए हैं, कनेक्टिविटी वहाँ की बहुत बेहतर हुई है और इस बात को मैं प्राउडली मैं बोलता हूँ कि जमुई की सड़कें अच्छी हैं। विद्युतीकरण ऑलमोस्ट 100% विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पे जोड़ा जा चुका है। ये बेसिक डेवलपमेंट्स हैं जो कि वैसे भी करने ही है किसी को। बड़ी योजनाओं की बात करें, 25 साल हो गए थे जमुई को बने हुए, केंद्रीय विद्यालय नहीं था वहाँ पे, पहला वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय लेकर जाना। केंद्र सरकार की मेडिकल कॉलेज को लेकर एक योजना आई थी जिसमें देश भर में 5 मेडिकल कॉलेज उस योजना के तहत दिए गए थे, जिसमें से कि एक मेडिकल कॉलेज मेरे जमुई को दिया गया, जिसका निर्माण कार्य नियर कंप्लीशन है आज की तारीख में और मुझे लगता है कि अगले साल के शुरुआत में उसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। रेलवे एक सेक्टर है मेरे क्षेत्र का, एक चकाई विधानसभा है जो पूर्णतः मुख्य धारा से कटी हुई है, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है। रेलवे कनेक्टिविटी की वहाँ पे एक लंबे समय से और मुझे लगता है लगभग पिछले 2.5-3 दशक से वहाँ पे मांग चल रही थी। वो एक बड़ी रेल की परियोजना, लगभग 2800 करोड़ की वो परियोजना है और उस वक्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी वहाँ पे गए थे, जिसके फर्स्ट फेज़ में जिसका काम शुरू हो गया। लंबी योजना है पर मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल में उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। एक सांसद के तौर पे एक ज़िले में क्या क्या बड़े ऐसे बुनियादी बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कि उसको आदर्श दिखाया जा सके? भाई आपने कई सारे गांव गोद भाई भी एक लिए। सांसद के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, आपकी सीमाएं होती हैं। भारत के संघीय ढांचे को हम लोग को समझना ज़रूरी है। आपकी सीमाएं होती हैं। एक सांसद एक सीमा तक ही का, अब जैसे अब केंद्रीय विद्यालय, भाई अगर मैं नहीं लड़ा होता, नहीं झगड़ा होता या वहाँ पे कोई केंद्र की कोई दूसरी ऐसी ज़मीन नहीं होती, मैं चाह के भी मैं वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं लेके जा सकता था जब तक राज्य सरकार का समर्थन नहीं हो। जब हमारे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जब वो जिक्र करते हैं, उसका आधार ये है कि भारत का संघीय ढांचा कई अधिकार जहाँ केंद्र सरकार को देता है, वहीं कई ऐसे अधिकार हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। मैं चाह के भी अपने क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे राज्य सरकार का उसमें समर्थन नहीं मिले। तो ऐसे में डेफिनेटली ऐसी सरकारें जो कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी हों, उन सरकारों को एक एज ज़रूर मिलता है। मैं इस बात को भी बहुत विनम्रता से मैं मानता हूँ कि मेरा बिहार अगर अभी तक विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि विरोधाभास की सरकारें स्टेट में बहुत ज़्यादा रही हैं। एक लंबे समय तक जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की आई तो बिहार में यूपीए या महागठबंधन जो भी आप बोलें उसकी सरकार आई। 27-28 साल के बाद एक गोल्डन पीरियड आया था बीच में, 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, इस गठबंधन का हिस्सा बने थे। वो एक समय आया था जब खूबसूरती से तमाम केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को धरातल पर वो किया जा सकता था। उसमें भी खैर डिलीवरेंस कितना हुआ नहीं हुआ, वो उस पर अभी भी खैर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बट बहरहाल ये नुकसान एक सांसद को, ऐसे राज्य के सांसद को ज़रूर होता है जहाँ पे उसको राज्य सरकार का समर्थन नहीं मिले। हैविंग सेड दैट, दैट कांट बी मार्क्ड एज एन एक्सक्यूज़। आप अपना प्रयास करते हैं। अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, क्या आपको लग रहा है कि इन पिछले कुछ महीनों में हेल्थ में कुछ सुधार हुआ है? भाई जिस स्तर पर किया जा सकता था डेफिनेटली नहीं, उस स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं। बट खाई इतनी है कि उसको भरते 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 ही अभी बहुत समय लगेगा। कैसे रिश्ते कैसे हैं आपके तेजस्वी यादव अच्छे से? रिश्ते हैं भाई, पारिवारिक कुछ संबंध अगर बने। आप कहते हैं कि मेरे जिले में ऐसा होना चाहिए या बिहार में ये होना चाहिए, डेफिनेटली तो क्या आगे बढ़ के वो करते हैं उस चीज़ को? उनसे ज़रूर अपेक्षित के जितना नहीं तो काफ़ी मदद तो मिल ही जाती है। मदद मिल जाती है। आपकी पार्टी का स्टेटस क्या है अभी बिहार में? आजम कितनी मजबूत है? क्या लगता है कि अगले साल भाई मैं अगर पिछले आप 2 जाते साल हैं से मैंने संगठन पे ही, बिकॉज इन 2 सालों में पार्टी क्योंकि आई थिंक एक विधायक आपका जीता था, जीता था, आप उतरे थे नीतीश कुमार जी को हराने के लिए, तो तो वो भी छोड़ के चला विधायक- गया। वो विधायक भी मुख्यमंत्री जैसी वो राजनीति करते हैं, जोड़ तोड़ की, हाँ, सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना। बट बहरहाल इन 2 सालों में पार्टी के संगठन पर ही मैंने पूरा ध्यान केंद्रित किया, अपने जनाधार को बढ़ाने को लेकर। 2020 में अकेले हम लोग चुनाव लड़े, पर मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जहां एक तरफ तमाम पार्टियां कोई 4 दलों के साथ, कोई 5 दलों के साथ गठबंधन में थी, वहीं पे हम लोग अकेले चुनाव लड़कर भी लगभग 6% के करीब हम लोगों ने मत हासिल किया, और वो भी तब जब अभी 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं।
137 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो यकीनन ये मत प्रतिशत 10% के आसपास का होता। ये तब हुआ जब मैं चुनाव से पहले लगभग 5 महीने पहले तक मैं बिहार जा ही नहीं पाया, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में रेगुलरली होते। मैं पहली बार गया चुनाव में तब जब पापा का निधन हुआ, उनको लेकर जब हम लोग पटना गए, और वो ऐसा समय था जब फर्स्ट फेज़ के नॉमिनेशन चल रहे थे। हमारे संस्कारों में, परंपराओं में जो होता है कि मुखाग्नि देने वाला लड़का 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो 10 दिन तक मैं एक्टिवली प्रचार में भी नहीं जा पाया। सो डे 1 जब मैं प्रचार में उतरा तो वो 21 अक्टूबर था, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मेरी अगर याददाश्त सही है तो आई थिंक 8 नवंबर को चुनाव था, 5 को शायद प्रचार प्रसार का लास्ट डे था, 5 या 6 को। तो मुझे इन टोटलिटी वो 15 दिन मिले थे प्रचार करने के लिए। उन 15 दिनों में जितना मुझसे बन पाया मैंने जनता तक अपनी बातों को पहुंचाया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उसी बीच में हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसकी भी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं थी, बट उसके बावजूद जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला वो आज के बनिस्बत, आज उसके बनिस्बत बहुत ज़्यादा वो जनाधार बढ़ा है। जिस तरीके से लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में बढ़ा है, तो मैं मानता हूँ कि ना सिर्फ संगठन बल्कि जनाधार भी काफ़ी मजबूत हुआ है। ठीक है, कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आखिर के 1-2 और सवाल बचेंगे। मेरा सवाल एक ये है कि बिहार में पहले एक लेगेसी चली, लालू जी रहे, आपके फादर रहे, नीतीश जी रहे। अब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, तेज प्रताप जी हैं, तेजस्वी जी हैं, आप हैं, और अब पीके भी मैदान में है। तो क्या बिहार का आने वाला समय या फिर आने वाला भविष्य जो है वो आप राजनीति में किस तरीके से देखते हैं? वेल आई थिंक सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सबके पास ओपन फील्ड है अपने अपने आइडियाज़ को बाउंस करने की। अंतोगत्वा जनता को ही फैसला करना है कि वो किस पे ज़्यादा विश्वास रखती है। पीके अगर आप उनका जिक्र करें, उनका एकदम डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है काम करने का। वो एक अलग तरीके से कर रहे हैं। जो लोग सरकार का हिस्सा हैं वो अपनी तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरीके से विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका वहाँ पे निभा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि 2025 आते आते तक हर कोई, और होना भी राजनीति में ऐसे ही चाहिए कि हर कोई अपने अपने विजन को सामने रखे, अपने अपने विचारों को सामने रखे, और उसके बाद जनता जिसका साथ दे उसको आगे बढ़ाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी वाला प्लेस है? सो मेरे विजन डॉक्यूमेंट में भाई मैंने इस बात का भी जिक्र किया है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, कई ऐसे लोग हैं जो कि कला के क्षेत्र में, और भाई इसमें भी क्या कहते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी बात करें, बॉलीवुड का अगर आप जिक्र करें, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश से आते हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। तो ऐसे में उन सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, कला का क्षेत्र हो, खेल कूद का। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है भाई, इतने खिलाड़ी हम हरियाणा के राज्य से आते हैं, वहीं हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों को वो मौका ही नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले दिनों में बिहार को सिर्फ राजनीतिक सेंट्रिक ना देखा जाए, और भी क्षेत्रों की चर्चा हो। वीडियो देख रहा था बिहार के मैं, ठीक है, जिसमें कुछ लोग नारे लगा रहे थे, चिराग, अब बिहार का आने वाला सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। इतनी कम सीटें पिछली बार जीते थे आप, और उसमें से कुछ सीटें गायब भी हो गई थी आपकी। तो क्या आप भविष्य में मैं देख सकता हूँ कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे, और वो कैसे? पर भाई मैं उस रैट रेस में ही नहीं हूँ। सीएम बनना नहीं बनना मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए अगर ये महत्वाकांक्षाएं होती कि भाई मंत्री बनना है या किसी पद पे जाना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे पास 2020 का था। उस वक्त मुझे जितनी सीटें दी जा रही थी मैं उतनी सीटों पे चुनाव लड़ता, अधिकांश जीतता। मेरे 2-3 मंत्री बिहार में मंत्री होते, मेरे 2-3 विधायक, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता, ना पार्टी में टूट होती, ना ये सब होता। तो चीज़ें बहुत आसान चलती, बट उसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होते, समझौते करने होते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने मुझे नतमस्तक होना होता, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। और आज भी मुझे अकेले चलना मंजूर है, मैं अपने नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा। मेरी लंबी लड़ाई है, अगर ऊपर वाले ने ठीक ठाक रखा मुझे तो कितना 25-30 साल तो और खींच ही लेंगे। तो एक लंबी लड़ाई है। मुझे आज सब कुछ नहीं चाहिए, बट जब चाहिए तो बिना समझौते के चाहिए, और जब चाहिए तो मेरी उस सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के आधार पर चाहिए। महत्वाकांक्षा तो होना ही चाहिए भाई, महत्वाकांक्षी हर किसी को होना चाहिए। अनटिल अनलेस आप उसमें एम्बिशियस नहीं होंगे, सीएम आप का आगे पद कैसे भी हो बढ़ेंगे? सकता है या केंद्र में मंत्री का भी हो सकता है। और कोई
So you talked about IT industry and industrialization in बिहार. तो हमें ये पता है कि बिहार के बच्चों के मेटल पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. Absolutely. बिहार के बच्चे बाहर जाके IT इंडस्ट्री में और कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट अगर आपको मौका मिलता है सत्ता में आने का, तो आप ऐसे कौन से स्टेप्स उठाएंगे जिससे IT इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में ब्लूम कर सके? उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले वहाँ पे बेस तैयार करने की ज़रूरत है. वो बेस तब तैयार होगा जब लोगों का विश्वास होगा कि भाई हम लोग इस राज्य में जाके निवेश कर सकते हैं. आज की तारीख में अगर आप दिल्ली रहती हैं, या मेरे कितने ऐसे युवा साथी हैं जो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई वहाँ पे होते हैं. वहाँ पर अगर आप उनसे अगर बात कीजिएगा तो उनके अंदर जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उन कंपनी वालों को इस बात का डर होता है. अगर आपके आसपास भी कोई दिल्ली के दोस्त होंगे तो वो आपको बोलते होंगे, अरे बिहार वहाँ जाएंगे तो ज़िंदा वापस आ जाएंगे क्या, कोई गोली तो नहीं मार देगा, कोई लूट तो नहीं लेगा. ये छवि बनी हुई है. जब तक एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपका राज्य नहीं दे, कोई भी निवेशक वहाँ पे नहीं जाएगा. निवेशक नहीं जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं बनेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो जो पलायन आज की तारीख में बढ़ता जा रहा है वो रुकेगा ही नहीं, वो पलायन. और वो इसी तरीके से ब्रेन ड्रेन होता जाएगा, माइग्रेशन वहाँ से चलता रहेगा, दूसरे राज्यों में बच्चे जाएंगे. मतलब सॉरी टू से, पर हम लोग एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पुल हवा में गिर जाते हैं, बांध चूहे कुतर जाते हैं. क्या ये छवि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देना चाहते हैं? तो जब तक एक वो बेसिक इमेज का मेकओवर नहीं होगा, बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब तक नहीं आएगी, ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे, तब हम लोग बड़ी चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं कि भाई अब IT सेक्टर आएगा. बट आई थिंक ग्रेजुअली सब चीज़ें होंगी. ओवरनाइट तो कुछ नहीं बदलेगा, बट ग्रेजुअली ज़रूर होगी. एटलीस्ट यंगस्टर्स लाइक अस, अगर मैं हम सबको एक ही ब्रैकेट में डाल सकूं, लेट्स ट्राई एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. थैंक यू. और कोई सवाल? सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी और 3rd सेमेस्टर में आपने ड्रॉप आउट ले लिया था. फिर आप उसके बाद आपने मूवी में ट्राई किया, बॉम्बे गए, लेकिन वो मूवी भी थोड़ी चली नहीं. अभी आप राजनीति में हैं और आप 2 इलेक्शन जीत चुके हैं. तो मैं पर्सनली ये बात समझना चाहता हूँ कि क्या पापा का बिज़नेस संभालना रिलेटिवली ईजी होता है? भाई ईजी नहीं होता, बट बहुत सहजता से आपको आता है. मूवीज़ में मैं गया था, जैसा आपने बोला. खैर वहाँ पे तो मैंने तो खैर क्या ही, उन्हीं लोगों ने मना कर दिया कि भाई तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम रहने दो. कम टैलेंटेड थे. तो बट अब मैं नेपोटिज्म को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मैंने और कुछ देखा नहीं ना भाई. मैंने बचपन से अपने घर में यही देखा, यही वातावरण देखा, वही माहौल देखा जो शायद मेरी उम्र के दूसरे बच्चे ने नहीं देखा होगा. मैं जब अपने दोस्तों के घर जाता था तो मुझे उनका लाइफस्टाइल बहुत एबनॉर्मल लगता था, और वो जब मेरे घर आते थे तो उनको बहुत एबनॉर्मल लगता था. वो मेरे घर आते थे, बोलते थे कि यार तुम्हारा घर है कि कोई चिल्ड्रंस पार्क है कि तुम्हारे यहाँ लोग आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं. तो वो लाइफस्टाइल जिसमें आप पलते बढ़ते हो, वो सहजता से आता है. वो भाषा आती है आपको सहजता से, वो बोलचाल. भाई बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस होती है ना. अब अगर मैं किसी डॉक्टर के परिवार में पला बड़ा होता तो टर्मिनोलॉजीज़ जो मेडिकल लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं वो बचपन से आती, जो शायद किसी और को नहीं आती होगी, नॉर्मल घर वालों को. तो वो फ़र्क पड़ता है. तो पिता का बिजनेस संभालना आसान हो जाता है. Hi. This is out of context, but I still want to ask. Any plans go of ahead. getting married? Sorry? Any plans of getting My married? God, I don't believe this. I don't believe this. This was totally out of context. See, but I will still ask, and I would like to know the answer. I have no idea. I think this is one question you must ask my mother when she'll be here. Must ask her. Plan तो तब करूँगा ना जब वो फुर्सत मिले. पहले तो पापा चले गए, वैसे ही ये सब कुछ नहीं. फिर उसके बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना उलझा दिया कि उस तरफ सोच ही नहीं गई. और तब से लेके अभी तक जो डिफ़िकल्ट टाइम से जूझ रहा हूँ, तो ऐसे में ये सब चीज़ें जहन में भी नहीं आती. एंड कल को मैं जब भी करूँगा तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं बिज़ी हूँ और मैं बोल दूँ कि भाई तुम देखती रहो, यही होना है, मैं बिज़ी रहूँगा, तुम अपना ध्यान. मैं उस रिश्ते को वो सम्मान देना चाहूँगा, पर वो मैं तभी दे पाऊँगा जब उस रिश्ते के लिए वो समय हो. सो एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दैट. You spoke about Bihar first and Bihari first. I want to know कि उसमें women development में कितना आपका vision है, because recently a video went viral where a girl from Bihar
was raped and molested, and her video went viral on social media. बेगूसराय So, वाली घटना। what is your thought on that, and how do you want to make Bihar a safe place for women? Like you had mentioned earlier कि बिहार जाओगे तो कोई मार नहीं देगा ये सब. राइट, मैं उसी की ही खैर सबसे पहली बात, अगेन साउंडिंग क्लीशे, बट आधी आबादी है और बराबर के हकदार हैं महिलाएं. कभी कभी ये तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में हम लोग नारी सशक्तिकरण की हम लोग से बातें करते रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है कि हम लोग कोई नहीं है भैया नारियों को सशक्त करने वाले. तो उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू एनी काइंड ऑफ राइट्स मैं नहीं मानता इसमें. एंड एट द सेम टाइम मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किया जाता है तो वो नारियों पर ही किया जाता है. ऐसे में बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के का जो मैं जिक्र करता हूँ वो ज़रूर एक राज्य की जिम्मेदारी बनती है. बाकी आगे आना नहीं आना, नारियाँ पूरी तरीके से सक्षम है. अभी कौन सा विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया हमारी संसद में? नहीं हुआ. पर आज की तारीख में इतनी भारी संख्या में महिलाएं जीत के आई हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत के आई हैं, अपनी क्षमता पर जीत के आई हैं. तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ कि भाई मैं एक कोटा दूंगा या मैं इसकी बात करूँगा कि इतने लोग इतनी महिलाएं उसमें आए क्योंकि आप लोग सशक्त हैं. मेरी खुद की पार्टी में महिलाओं से मैं ज़्यादा डरता हूँ क्योंकि वो इतनी स्ट्रांगली अपनी बातों को वॉइस आउट वहाँ पे करती हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा पहले एग्जीक्यूट करते हैं. बट हाँ, एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो मुझे लगता है कि हर सोसाइटी की जिम्मेदारी है महिलाओं को देने की. आखिरी सवाल परिवारवाद पे कर लेते हैं जी, क्योंकि अब आपके साथ पुराना जो परिचय था वो अब ख़त्म हो गया. हाँ. लेकिन आपके पिताजी परिवार को लेकर के बहुत हमेशा ख्याल रखते थे कि अपने साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने परिवार को भी लेके बढ़ें, पीछे नहीं छोड़ सकते. वैसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? भाई मुझे लगता है मैं इन आरोपों से बरी हूँ. मेरे परिवार ने ही मुझे छोड़ दिया, तो परिवारवाद का तो अब प्रश्न नहीं उठता है. वंशवाद का ज़रूर उठता है. एंड आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट. मैं इस बात को झुटला तो नहीं सकता ना कि मैं किनका बेटा हूँ. पर मैं इस बात को ही मानता हूँ भाई कि एंड दिस गोज़ फॉर एवरीवन, भले वो परिवारवाद के लोग हों या वंशवाद के लोग हों, भले वो पॉलिटिक्स में हों, भले वो मूवीज़ में हों. मैं मूवीज़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेपोटिज्म का बहुत वहाँ पे भी चलता है. बट ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो कि गवर्न्ड बाय मासेस होते हैं, जहाँ पे जनता आपके भविष्य को निर्धारित करती है. मैं ये मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का बेटा या बेटी होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं. सौभाग्य से आपको एक ईजी एंट्री ज़रूर मिल जाती है, बट आपकी काबिलियत ही आपको वो मुकाम हासिल कराएगी जिसकी आप लालसा रखते हैं या जिसके आप हकदार अपने आप को मानते हैं. तो अगर until unless you don't have that potential in you, if you don't have those capabilities in you, मुझे नहीं लगता कि आप कितने भी बड़े परिवार से आएँ या कितना भी हैवी वेट सो कॉल्ड सरनेम अपने साथ आप लेकर आएँ तो आप वो अचीव कर पाएंगे. अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे उनके बच्चे कहीं ना कहीं आज बड़े नाम होने चाहिए. बट कितने ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं कि उनकी फैमिलीज़ कहाँ गई या वो कहाँ रहती हैं. तो इवेंचुअली आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर काबिलियत. आप में कितनी काबिलियत है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने आप को जनता के बीच में कितना कन्विंसिंग आप कर पाते हैं. मुझे लगता है सारी चीज़ें अंतोगत्वा उसी पर आती हैं. तो परिवारवाद और वंशवाद आफ्टर अ वाइल मुझे नहीं लगता कि बहुत मायने रखता है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए चिराग साहब. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू.